1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे? अपने रिश्तेदारों के साथ, चाचा मामा इनके पूरे घर के साथ लैलपुर आ गए थे। तो और कितना परिवार था आपका वहाँ पे? तो वहाँ जब बंटवारे की विभीषिका नहीं हुई थी उससे पहले का जीवन कैसा था वहाँ पे? जब आप वहाँ कैंप में पहुँचे तो वहाँ से हिंदुस्तान का सफर कैसे हुआ? अलग अलग जगह भेजते गए। के परिवार में जो लोग थे उनमें से किसी का हम सब अपना छोड़ सब वहीं आए। अच्छा। अपना सोना चांदी कपड़े। पाकिस्तान में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? तो आपको क्या लगता था कि मतलब वहाँ का जीवन कैसा रहा होगा उनका? पढ़ने जाते थे आप स्कूल पढ़ने जाते थे। कौन सी स्कूल थी आपकी? जब आप हिंदुस्तान आए कितने लोगों के साथ आए? पूरी बस भर के आई यहाँ। जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हाँ। तो उस समय की क्या यादें हैं आपकी वहाँ की? तो यहाँ आप सबसे पहले कहाँ पहुँचे हिंदुस्तान में? वहाँ थोड़े दिन वहाँ रुके, फिर भरतपुर में आ गए। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज अपना स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये स्वाधीनता कितनी मुश्किलों से मिली, किस तरह से मिली, ये आज एक कहानी है जो लोग अपने दिमाग में, अपने दिल में रखते हैं। आज की युवा पीढ़ी तो उस कहानी को किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या किसी और माध्यम से जानती है, लेकिन जिन्होंने इस आज़ादी को जिया है, जिन्होंने उन आज़ादी के अवसरों को अपने दिलो दिमाग में बसाया है, उन दिलो दिमाग में बसाने वाले लोग आज हमारे बीच में हैं। क्योंकि आज़ादी इतनी आसान नहीं थी। अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो वो अफ़गानिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश और उससे भी आगे तक हमारा अखंड भारत रहा। लेकिन आज़ादी के साथ साथ एक पार्टीशन का दर्द भी हमें झेलना पड़ा और भारत का एक अंग कट करके अलग हो गया, पाकिस्तान हो गया। और जब वहाँ से विस्थापित होकर के लोग हिंदुस्तान आने लगे तो उन लोगों के साथ में क्या विभीषिका हुई, किस तरीके से नरसंहार हुआ और कैसे उन्होंने जान बचाकर अपने भारत देश में शरण पाई, ये भी कहानी लोगों की ज़बान पर है। कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल में आपने ये कहानियाँ देखी होंगी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस कहानी को जिया है, जिन्होंने अपनी आंखों से उस हकीकत को देखा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमानों से, जिन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी के बाद अपने वतन को, जो नया पाकिस्तान बन गया, उसे छोड़कर भारत आना स्वीकार किया और कैसे वो भारत पहुँचे और यहाँ आने के बाद उन्होंने कितना संघर्ष किया और कैसे अपने जीवन को सरवाइव किया। तो आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ ऐसे ही लोग जिनसे हम बात करेंगे उस आज़ादी की, उस पार्टीशन की, उस विभीषिका की कहानी को और जानेंगे उनके जीवन के उस दर्द के बारे में। तो नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि उस समय काल में जो परिस्थितियां बनी तो देश को किस तरीके से उन चीज़ों को झेलना पड़ा। और हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं वो हमें अपने उन यादों को बताएंगे और उसके बारे में कहानी सुनाएंगे। तो आप सभी का सब बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी राजस्थान के इस स्टूडियो में। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले आप कहाँ रहते थे और क्या करते थे? तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सब और भगवान धिंगरा। तो धिंगरा जी, मतलब आप कहाँ के रहने वाले थे, आपका परिवार? हम सब पाकिस्तान में गांव डगर, तहसील पानगिराई और ज़िला मियांवाली का था, रहते थे। जिस समय ये वाक़या हुआ, झगड़ा हुआ, उस समय हम अपने रिश्तेदारों के साथ, चाचा मामा इनके पूरे घर के साथ लैलपुर आ गए थे। अच्छा। जब मिल में काम करते थे। तो उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? उस समय 6 साल का था। 6 साल के थे। और आपके पिताजी क्या करते थे वहाँ? पिताजी हमारे गांव में तो टेलर थे। अच्छा। दर्जी थे। हमारे चाचा और हमारे दोनों चाचा थे, वो दोनों खेत संभालते थे। हमारे 2 खेत थे, 2 कुएं थे। तो और कितना परिवार था आपका वहाँ पे?
मेरे दादाजी के 2 भाई और थे, अच्छा। और एक के तो 5 लड़के थे, एक के 2 लड़के थे, और हमारे दादाजी के 3 लड़के थे। हम सभी एक ही मतलब उसमें इसमें परिसर में रहते हाँ थे। रहते थे। तो वहाँ जब ये बंटवारे की विभीषिका नहीं हुई थी, उससे पहले का जीवन कैसा था वहाँ पे? बस शांत जीवन था। मुझे तो अब जो अपना थोड़ा बहुत याद है, खेलते कूदते टाइम निकलता था। वहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? पास में ही स्कूल था। हमारे टीचर तो सब लगभग सब वहाँ मुसलमान थे। अच्छा। हाँ, और बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। वहाँ मुझे याद है कि 1 का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 1.25 का पहाड़ा, फिर 2 का पहाड़ा, 2.5 का पहाड़ा, 3.25 का पहाड़ा, ऐसे पहाड़े चलते थे। अच्छा। और बहुत मुश्किल था काम। इसलिए हमारे जितने भी अभी आदमी यहाँ अभी हैं या गुजर गए हैं, उनके लिए गणित बहुत आसान काम था। अच्छा। बहुत आसान काम था, और उनको नौकरियां भी यहाँ आकर बहुत जल्दी मिल गई, जल्दी जल्दी मिल गई। इसलिए पढ़ाते बहुत बढ़िया थे वो, कोई भेदभाव नहीं था। तो आपके मित्र कौन कौन थे वहाँ पे? अब हम तो बच्चे थे, लेकिन मेरे दादाजी के मित्र बहुत मुसलमान थे। अच्छा। बहुत मुसलमान थे, और बहुत आदर करते थे, सब उनका सम्मान करते थे। मेरे दादाजी को तो झगड़े के टाइम जब हम लहरपुर थे और वो गांव में थे, तो मुसलमान उनको अपने कपड़े पहना कर ले आए सब। अच्छा। हाँ। तो वहाँ जब आप बचपन में जब आपने सुना इस बंटवारे के बारे में या विभीषिका के बारे में, तो उस समय आपके मन में क्या है, मतलब आपको कुछ अंदाज़ा था कि क्या हो रहा है, घर के लोग क्यों जा रहे हैं सब? नहीं, हमको तो मेरे को तो इतना याद है कि भाई लहरपुर से ही बस भरी, हम जितने रिश्तेदार थे सबको बस में बिठाया और कहा कि भाई आपको अब हिंदुस्तान जाना है। अच्छा। ये बस इसलिए की है। बस रास्ते में बस का ड्राइवर मुसलमान था, और ये तो फिर बाद में सुनी हुई बात है माता पिता से। रास्ते में जब हम आए 5-6 किलोमीटर दूरी पर, तो उसने बस खड़ी कर दी कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया। और इतने में हमने देखा तो दूर से, ये तो मुझे भी याद है कि दूर से आदमी आ रहे थे, और अल्लाह अकबर, ओ अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, हाथ में हथियार भी थे, भागे हुए आ रहे थे। तो हमारे सब बड़े लोग घबरा गए। उन्होंने कहा भाई अब मामला ख़त्म है, बस हिल नहीं सकती, और वो पास में आ गए हैं। उसके पहले मुझे याद है अच्छी तरह से कि अगस्त का महीना था, तो पास में रोड के किनारे जो खड्डे भरे हुए थे पानी के, गंदा पानी था, वो पानी हमको पिलाया गया। पानी नहीं था तो पिलाया गया लेकिन जब हमने उनकी आवाज़ सुनी तो हमारे बीच में एक हमारा रिश्तेदार मिलिट्री से रिटायर था। अच्छा। और उसके पास बंदूक थी। तो उसने कहा यार तुम घबराओ मत, मैं जब तक होगा मुकाबला करूँगा। तो उसने 1-2 फायर कर दिए तो वो लोग वहीं रुक गए। अच्छा। आने वाले रुक गए, और हमको भी थोड़ी सांस आ गई हमारे बुज़ुर्गों को कि भाई चलो हमारा कुछ साथी है और हमें झगड़ा करने को है, बच जाएंगे। अब किस्मत ही हमारी कुछ ऐसी थी कि हमें हिंदुस्तान सबको आना था और यहाँ पर ही बसना था। तो सामने से मिलिट्री का ट्रक आ गया और उन्होंने ट्रक रोका और हमसे पूछा भाई क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि बुजुर्गों ने कि भाई इसमें तो पेट्रोल ख़त्म है, बता रहे हैं ये। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा। मैंने कहा पेट्रोल तो है भाई। तो उस मुसलमान को तो वो ले गए वापस लहरपुर अपनी गाड़ी में बिठा के, और एक ड्राइवर हमारी गाड़ी को लाहौर ले आया। फिर वहाँ से आप लोग? हाँ, लाहौर में कैंप लगे हुए थे। लाहौर में कैंप में हमको वहाँ जगह दे दी गई। कैंप में सब थे। कैंप में रोटियां भी मिलती थी, आटा भी मिलता था। फिर तो उस समय जब आप वहाँ कैंप में पहुँचे तो वहाँ से हिंदुस्तान का सफ़र कैसे हुआ, कैसे आए फिर वही बस से बिठा कर अलग अलग जगह तो भेजते गए। परिवार में जो लोग थे उनमें से किसी का कत्ल? हाँ, अलग अलग जगह भेजते गए जहाँ नहीं, किसी को मारा वगैरह भी? हाँ है, किसी को मारा वगैरह भी परिवार में? हमारे परिवार में तो वहाँ सब कोई ऐसी घटना नहीं। हम सब मतलब हम सब अपना छोड़ सब वहीं आए। अच्छा। अपना सोना चांदी कपड़े और सब सामान वहीं छोड़ के आए, लेकिन हम आ गए। अच्छा। सुना बहुत था। कहाँ कोई तारीख वगैरह याद है आपको कब पहुँचे हिंदुस्तान? हाँ, हिंदुस्तान हम पहुँचे, हम आ गए पंजाब में। हमको एक
वहाँ भी ऐसे ही गांव खाली हो गए थे, मुसलमान लोग वहाँ से निकाले गए थे, तो हमको एक मकान दे दिया मुसलमान का। अच्छा, हम कहाँ वहाँ थे पे? तावड़ू में। तावड़ू, ये कौन तावड़ू ज़िला नूह, अच्छा, अभी नूह, नूह ज़िले हरियाणा। में, हरियाणा में। ओके वहाँ हमको दे दिया। जी। हम फिर वहाँ से थोड़ा टाइम वहाँ रहे तो हमारे मामा जी एमपी में आ गए थे, हमको यहाँ बुला लिया। अच्छा। एमपी में शामगढ़ में, ज़िला मंदसौर में कैंप लगा हुआ था। वो बड़ा भयंकर कैंप था। उस समय खूब बीमारी फैल गई। मेरा भाई भी उससे मर गया, बहुत सारे बच्चे मर गए उस कैंप में, मरे भी सही। फिर धीरे धीरे हमको, लेकिन एक गर्व की बात यह है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान से लोग आए, कई के रिश्तेदार छूट गए, कई के माता पिता छूट गए, कई के भाई छूट गए, सब देखा। फिर गदर फिल्म में देखा कि किस प्रकार गाड़ी काटी गई, पूरी गाड़ी की गाड़ी काटी गई। तो यादें थोड़ी सक्रिय होती गई, आती गई। लेकिन गर्व की बात हमारे लिए यह है कि हमारे किसी भी आदमी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि हमको एक पैसा दिया जाए। जी। बस आते ही सब मजदूरी में लग गए। जो कहानी हमें धिंगरा साहब ने बताई, उसको सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आपने तो उस विभीषिका को जिया है। किस तरीके से उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता और परिवार के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफ़र तय किया। उस बचपन की यादें जब आज वो कोई पार्टीशन की मूवी देखते हैं या किसी पिक्चर में पार्टीशन के बारे में दिखाया जाता है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में जो संघर्ष रहे, उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई और हिंदुस्तान में अपने परिवार को समृद्ध बनाया। हमारे साथ डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं और काफ़ी समय से आप सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से काम करते हैं। साथ ही कई ऐसे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं जो इस तरह के लोगों के पुनर्वास और उनके जीवन को निकट से देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब आप इन कहानियों के बारे में सुनते हैं या जब आपने इन लोगों के बारे में सुना तो आपको कैसा लगता है? आपके संपर्क में ऐसे कितने लोग आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं? 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी घटना, बहुत अच्छा दिन था कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन 15 अगस्त को ही बहुत लोगों ने बहुत पीड़ा सही देश के बंटवारे की। बहुत लोगों ने मौत को बहुत सामने से देखा और बच गए, और बहुत सौ ने अपने, हमारे बीच बैठे हैं अरोड़ा जी, वो बताएंगे कि उनके माता और पिता का कत्ल कैसे उनके सामने हुआ। उनका एक छोटा भाई था, एक छोटा भाई तो बच के दिल्ली आ गया और एक छोटे भाई को 2.5 साल की उम्र में कैसे मार दिया। ये आज की नई पीढ़ी नहीं जानती है। 15 अगस्त का महत्व इसी तरह जानती है वो कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन उसी दिन एक बहुत बड़ी दुखद घटना भी हुई जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी को जानकारी शायद होनी चाहिए थी और नहीं है। इसलिए जो BBC राजस्थान ने ये कार्यक्रम किया वो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। उस विभीषिका में अपन देखिए कि जो आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े, कि 1 से 1.5 करोड़ के करीब लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए, उनकी जगह पलटी। करीब 2 लाख से 20 लाख तक हिंदुओं का कत्ल हुआ और करीब 75,000 महिलाओं का शील भंग हुआ, बलात्कार हुआ, और क्या क्या हुआ बताते हैं। अपन कुछ ठीक कह नहीं सकते, पर कैसे बहुत दुखद, विश्व के इतिहास की शायद इतना दुखद बंटवारा और कहीं नहीं हुआ। तो उस बीच में बहुत कम आदमी हैं जिन्होंने वो दृश्य देखे और आज जिंदा हैं। ये BBC राजस्थान बहुत उसका पात्र है तारीफ का कि ऐसे 3 लोग हमारे बीच में बैठे हैं। अब इनकी उम्र चली गई, शायद अगली बार हम ये कार्यक्रम करें अगले 15 अगस्त को, उसके 15 अगस्त को, तो ऐसे लोग मिले भी नहीं। ये हरभगवान जी धिंगरा को आपने सुना, उसके बाद में पूरणमल जी अरोड़ा, ये भी पाकिस्तान से आए। ये उस समय 2.5-3 साल के थे, बहुत थोड़ी स्मृति है। और बीच में हमारे पास हैं अदलखा जी, इनका वो स्टोर है, मायादास जी। तो ये सारे के सारे जीवन के उस लास्ट कगार पे हैं और आज अपने अनुभव हम सब लोगों को सुनाएंगे उस दुखद घटना के बारे में। और हम इसको भूल गए, शायद भूलना अच्छा भी था। कब
तब तक वो इस दुख के साथ जीते। उन्होंने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करी, वो भी बहुत अच्छा था। पर अभी उसका कुछ मायना भी निकलता है कि बिल्कुल हम समाज से अलग कट करके अपने ही स्वार्थ में लगे रहें तो कुछ पता नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग ही अदलखा जी को कहते हैं, वहाँ आधा लाख रुपया जिसके पास हो वो अदलखा कहलाता था। और आप देखिए सन 47 का आधा लाख कितना बड़ा होता है। ये अरोड़ा जी हैं, इनके तो स्मृति अभी बहुत कम हो गई है। इनके छोटे भाई मेरे को बता रहे थे कि हमारे परिवार में 60 लोग थे और हमारे पास 100 किलो सोना था। तो ऐसे लोगों से चर्चा करके बहुत हमारा वो है कि हम आज कर पा रहे हैं। अगली बार पता नहीं इनमें से कुछ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं एक बार फिर बीबीसी राजस्थान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बंटवारे की विभीषिका थी उसमें किस तरह से लोगों का कत्लेआम हुआ, और ये जब अपना देश पाकिस्तान छोड़ करके जो बाद में बना, पहले तो हिंदुस्तान ही था, जब भारत आए, नए हिंदुस्तान में आए, तो यहाँ पर उन्होंने कैसे सरवाइव किया और कैसे अपने जीवन को यहाँ तक लेकर के आए। तो हमारे साथ में मौजूद हैं अरोड़ा जी, जो पाकिस्तान से जो है वो भारत आए। तो हमारे साथ में अरोड़ा जी के बेटे भी हैं जिन्होंने अपने पिता के मुख से वो कहानियाँ सुनी हैं, और आज अरोड़ा जी उम्र के उस पड़ाव में है कि अपनी याददाश्त जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर आपकी हो चुकी है, लेकिन उनके बेटे हमारे साथ में हैं, उन्होंने वो कहानियाँ सुनी हैं, वो बातें सुनी हैं, उनसे जानते हैं। तो क्या पहले तो अपना नाम बताएं। मनोज कुमार अरोड़ा। मनोज जी, क्या करते हैं आप अभी यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है मेरा। तो आपने पिताजी से क्या कहानियाँ सुनी हैं उस बंटवारे की? मेरे फादर से और मेरे चाचा जी दोनों से कहानी सुनी है ये, और कई बार सुनी है जी। मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते हैं, और ये जब पापा उस टाइम थे 5 साल के और चाचा जी थे 2.5 साल के, उनका एक भाई और था 6 महीने का। अच्छा। तो मेरे दादाजी, दादी जी और वो 6 महीने के जो हमारे छोटे चाचा जी थे, तीनों की वहाँ डेथ हो गई थी। अच्छा। एक तरह से हत्या कह सकते हैं उसको अपन। तो ये पाकिस्तान में कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? मियांवाली में हरनोली। अच्छा, मियांवाली में हरनोली। आज हमने यहाँ अपना मकान जो बना रखा है रांची तलाई में, उस पे हरनोली भवन लिखा भी है हमने। अच्छा, वो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो वो जो वहाँ पे क्या व्यवसाय था आपके परिवार का, और पिताजी वगैरह क्या, आपके दादाजी वगैरह क्या करते थे? खेत थे, बड़े बड़े खेत थे उनके, और घोड़े और इस तरह के सब साधन भी, बहुत मतलब अच्छा परिवार था। पैसे रसूख वाले थे। अच्छा। और सब साथ में शामिल रहते थे, करीब करीब 50-60 लोग एक ही परिवार के साथ में रहते थे। और इनके जो मामा जी थे हमारे पापा के, वो भी पास में ही रहते थे। अच्छा। तो वो साथ में रहते थे। उसके बाद जब झगड़ा हुआ, जब उनको कत्ल कर दिया गया, हमारे दादाजी का, दादी जी का और छोटे चाचा जी का, तब इनको इनके मामा जी ले आए थे बहेड़ी। अच्छा। बरेली के पास में है। बरेली के पास में। वहाँ से इन्होंने फिर अपना शुरू किया पढ़ाई करने। वहाँ से जाते थे तो उस टाइम पैसे से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब जो था सब कुछ चला गया था, तो कुछ भी नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर पाए वो। और उसके बाद उन्होंने बरेली से ही डिप्लोमा किया। अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया वहाँ से। फिर कोटा में इनका पहली सर्विस लगी, और वहाँ थोड़े दिन रह करके मतलब 1 साल वहाँ रहे। उसके बाद फिर बासवाड़ा आ गए थे। तो यहाँ जब माई डैम जब शुरू हुआ, उस टाइम जब बन रहा था, जब वो यहाँ पे आए थे, और नींव ही फजर का लगी। क्या बात है। तो वहाँ की जो कहानियाँ पिताजी सुनाते थे या आप जब सुनते थे, जी, तो आपको क्या लगता था कि मतलब वहाँ का जीवन कैसा रहा होगा उनका? हमारे चाचा जी तो जब भी बात करते हैं ना, तो उनको तो एकदम मतलब गुस्सा आ जाता है, मतलब उस चीज़ पे कि मतलब उनके साथ में बहुत गलत हुआ। मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई हमारे दादाजी ने गलत के खिलाफ कि भाई ये गलत है भाई, इस तरह से, और उस कारण से उनको मार दिया गया। तो परिवार में 3 से 4 लोगों को खोने का दर्द, और भी कई रिश्तेदार ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उस विभीषिका में अपनी जान खो दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, और वो दर्द लेकर के जब हिंदुस्तान लौटे। आप सोचिए, आपका एक छोटा भाई था 6-7 महीने का, जिसे मार दिया गया, जिसका कोई कसूर ही नहीं था, जिसने अभी दुनिया को समझा ही नहीं था, जिसने ना देश की सीमाओं को समझा था ना देश को समझा था, वो तो तुतलाता भी नहीं था। तो ऐसे में जब उन लोगों को मार दिया गया, आपके दादा दादी को भी मार दिया गया, तो उस दर्द को सहने के बाद में जब हिंदुस्तान आए और आज इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, अपने भरे पूरे परिवार के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं,
तो जब उन दिनों को याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं। कभी कभी याद करते होंगे उन दिनों को? हाँ बिल्कुल, याद करते हैं, सब बैठते हैं। तो मैंने आपको इसलिए अभी भी थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारे चाचा जी को आज भी उनसे बात करोगे आप तो वो बहुत गुस्सा है उनके अंदर। अच्छा, तो आपको कुछ याद है उन दिनों के बारे में, कुछ बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत याद है उसमें। जी बताइए। उस समय हम थोड़ा बहुत जो था साथ साथ रहते थे और पढ़ने जाते थे आप स्कूल? स्कूल पढ़ने जाते थे। कौन सी स्कूल थी आपकी? ये स्कूल थी अपने पास में ही। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो थे ही नहीं उस समय। अच्छा, और क्या कारोबार क्या था आपका वहाँ पे? कारोबार तो उस समय जो मिला था वही था। अच्छा, तो ये वो बातें हैं जो अच्छा है कि इंसान भूल ही जाए, क्योंकि वो दर्द कितना भी याद करो दिल को सालता ही रहेगा। ज़ख्म कितना भी पुराना हो, हरा होता ही रहेगा। जब जब 15 अगस्त 1947 की वो याद हर 15 अगस्त पे ताज़ा होगी। तो भले ही आप भूल चुके हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो दर्द, वो मंज़र अब भी नज़र आता है। और बच्चों को जब वो कहानी सुनाते हैं तो उस दर्द को जीने की कोशिश करते हैं और याद करते हैं उन यादों को। हमारे साथ में एक और महानुभाव हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए परिवार के साथ में उस विभीषिका के दौरान, और उनका कैसे रहा सफ़र, क्या उन्होंने सहन किया, कितने परिवार के लोग वो यहाँ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, तो इसके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताएं। मायादास। मायादास जी, जब आप हिंदुस्तान आए कितने लोगों के साथ आए? पूरी बस भर के आई यहाँ से। अच्छा, हाँ। तो पाकिस्तान में कहाँ रहते थे आप? पाकिस्तान में गांव अहमद खेल, अच्छा, तहसील लक्की, जिला वन्नू। जिला वन्नू। तो वहाँ पे कितना बड़ा परिवार था आप लोगों का? वहाँ तो हमारे दादा और 7 भाई थे। अच्छा, तो क्या व्यापार वगैरह क्या वहाँ और तो खेती बाड़ी करते और मजदूरी करते। मजदूरी करते? ऊँट थे, ऊँटों पे अपना सामान लाद के और भाड़ा करते थे। तो उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं तो 2 साल 2.5 साल होता हूँ। 2-2.5 साल के रहे होंगे आप जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। हाँ, तो उस समय की क्या यादें हैं आपकी वहाँ की? उस समय की तो वो बड़े बताते थे, बाकी हमको तो इतना याद नहीं है। क्या सुना आपने अपने बड़ों से? आपने सुना कि भाई जब बंटवारा हो रहा था, लड़ाई हो गई, एक ट्रेन तो ख़त्म हो गई। अच्छा। पूरी कत्ल हो गई। एक हमारा अंकल था, वो भी कत्ल हो गया उसमें। अच्छा। और मेरे दादा और तो बहुत सारे आदमी ख़त्म भी हो गए वहाँ उस लड़ाई में, न इसमें। और थोड़ा परिवार जो बचा वो वापस हिंदुस्तान आ गया। आ गए। तो यहाँ आप सबसे पहले कहाँ पहुँचे हिंदुस्तान हम में? पहले कुरुक्षेत्र में पहुँचे। अच्छा, कुरुक्षेत्र में। हाँ, वहाँ जी, वहाँ थोड़े दिन वहाँ रुके, फिर भरतपुर में आ गए। भरतपुर में। हाँ, वहाँ पे तंबू मिल गए और कभी कभी खाना भी मिल जाता, कभी भूखे भी रह जाते। तो उस समय कमाने वाला कौन था परिवार में? तो एक फादर थे हमारे। अच्छा। हाँ, वो भी मजदूरी करके और 4-5 बच्चों का पेट पालते थे मुश्किल। और पूरे इसमें नाम था, लेकिन ख़त्म हो गया सब खत्म हो गया। हाँ। तो वहाँ घर की कुछ यादें, कुछ दोस्तों की यादें हैं आपके? अपने घर का मतलब वो है जो पूरा ऊँट भी और बैल भी और गेहूं के कमरे भरे हुए थे। अच्छा। इतना ध्यान है। वो सब ऐसे छोड़ के आ गए। तो अभी भी आपके कुछ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे या सब आ गए? मामा बुआ के छोरे 3-4 रह गए वहाँ। अच्छा। वो पहले से ही मतलब वो हो गए कि भाई हम नहीं जाएंगे, यही मुसलमान बन के रहे। अच्छा, मुसलमान बन गए वो। हाँ, तो अच्छा। पहले चिट्ठियाँ भी आती थी, कितने साल तो आई, फिर बाद में मर आ गए होंगे, वो भी कितनी उम्र के थे। और तो उससे संबंध फिर टूट ही गया पूरा। तो बात होती थी फोन पे वगैरह कभी? पहले तो फोन नहीं थे, चिट्ठियों से बात होती थी। उसके बाद तो फिर खत्म भी हो गए होंगे, टाइम बहुत हो गया था। बिल्कुल। हाँ। तो अभी आप क्या करते हैं? परिवार आपका यहाँ पे क्या सर्वाइव करता है? यहाँ पर तो बच्चे की किराने की दुकान है और 2 बच्चों की नौकरी है। अच्छा, तो आपने जैसा सुना, इन लोगों ने जो दर्द सहा
और बचपन में ही जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए तो उस बचपने में जो है वो उन्हें इस बात का तो भान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में जब वो पुरानी यादें आती हैं, वो गलियाँ, वो घर, वो सारा साजो सामान याद आता है, तो उस एक बार तो उस सपने में चले ही जाते हैं। तो ये कहानियाँ जो हैं वो आज हमें ये याद दिलाती हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। हमारा आज ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी ये था कि उन लोगों से सुना जाए जिन्होंने इस बंटवारे के दर्द को सहा है, और उससे आज की युवा पीढ़ी समझ सके कि आज़ादी केवल नारे लगाने से नहीं मिली है। हमने कितने बलिदान दिए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, तब जा कर के हमें ये आज़ादी मिली है। और इसलिए इस आज़ादी की कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़ादी और स्वच्छंदता दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। आज़ादी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ में हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं कि हम अपने राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित रहें और राष्ट्र के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कैसे हम दबा सकते हैं। लेकिन स्वच्छंदता हमें कुछ भी करने की आज़ादी दे देती है, जिसमें हम अपराध की दुनिया में भी जा सकते हैं, हम कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में यही अंतर है। तो इस स्वतंत्रता का महत्व समझने के लिए आज हमारे बीच में यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने उस आज़ादी के समय को देखा। तो धिंगरा जी, अगर हम बात करें वहाँ से जब आप वापस आए और आपने हिंदुस्तान में पहला कदम रखा, तो यहाँ पे आने के बाद में आपने किस तरह से सरवाइव किया? आपको क्या टेंट में रहना पड़ा या कोई मकान वकान दिया गया? कैसे आप रुके? नहीं, पहले तो कैंप लगे हुए थे, काफ़ी टाइम हमने कैंपों में गुजारा। उसके बाद में फिर कैंप से उठा के फिर हमको मकान दिए गए। तो जो मकान खाली हो गए थे वही मकान दिए गए, खाली मकान। और थोड़ा बहुत गुजारे के लिए ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था, अपना करो और खाओ, ऐसा हम अपने फिर काम में लग गए, छोटे मोटे मजदूरी करने में लग गए और अपने बसर करने लग गए। धीरे 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 वो बातें भूलते गए और सर्वाइव। अब सबसे बड़ा सवाल पेट पालने का था, परिवार पालने का था, या वो बातें याद करने का नहीं था। तो सब इसी में लग गए। और तो अभी भी आपके कुछ रिश्तेदार वगैरह वहाँ हैं या सब आ गए थे? नहीं, मेरे रिश्तेदार वहाँ नहीं है। नहीं है? हाँ, कुछ थे बाकी जो अब मर गए, ख़त्म हो गए थे, और बाकी हम यहाँ आ गए। लेकिन इतना ज़रूर है साहब, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब नेतृत्व अति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो ऐसी घटनाएं दुनिया में होती रहती। जरूर। नेतृत्व का मतलब तूफान लाना नहीं है, ऐसे तूफान लाना नहीं है। उसका मतलब है समय को समझना, जनता को समझना और शांति की स्थापित करना। काश यही काम इन्होंने 6 महीने बाद किया होता और सबको पहले धीरे धीरे ले आए होते तो कुछ नहीं होता, सब लोग आ जाते, चुपचाप आ जाते। और ऐसी घटनाएं इसीलिए होती हैं कि ये नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। आज रूस, यूक्रेन में, इजराइल में, बांग्लादेश में सब तरफ हाहाकार मची है। इसीलिए एक आदमी के कारण जो ऊपर बैठा है। मैं कई बार सोचता हूँ, अरबों डॉलर रुपए ये लोग रोज़ जलाते हैं, रोज़ जलाते हैं। ये मानवता के विकास के लिए क्यों नहीं खर्च करते? सही बात है। इसको उधर तो नापते हैं कि इस देश में इतनी गरीबी है, इस देश में इतनी गरीबी है, इसका स्तर ये है, और उधर अरबों डॉलर इसी में आग में जलाते रहते हैं और उन्हीं गरीबों को ही मारने पे लगा देते हैं। ये क्या उनकी सोच ही समझ नहीं आती कि नेतृत्व क्या सोचता है और क्या करता है। जब दर्द आंखों में आंसू बनकर आ जाए तो आप समझ सकते हैं दास्तान कितनी खतरनाक रही होगी। और ये दास्तान आज हम सुन रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने इस विभीषिका को अपनी आंखों से देखा है। तो जब पिताजी आपको बताते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में, तो आपके भी कुछ रिश्तेदार अभी वहाँ पे हैं? ना, वहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा। हमारे सब यहीं आ गए थे। जैसे मैं बताया आपको कि पापा के जो मामा जी थे जिन्होंने पाला पोसा इनको, वो तो बदायूं बरेली के पास में बहेड़ी जगह है, वहाँ पर हैं। अच्छा। और जो पापा के जो कजिन ब्रदर थे वो सब अम्बाला, अच्छा, वहाँ सेट हो गए वो।
लेकिन इनको पाला पोसा उन्होंने, इसलिए हम जाते दोनों जगह हैं, लेकिन हमारे संबंध यहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने इनको पाल पोस का इस लायक बनाया कि जब यहाँ आए थे जब पापा, तो वही चकला बनाने लेके आए थे बस। तो ये जो कहानियाँ आप सुन रहे हैं ये हमें याद दिलाती हैं आज़ादी के उस संघर्ष के बारे में। जैसा कि हमें बताया भाई साहब ने कि उनके परिवार के लोगों को किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से उनके परिवार के लोगों को उस विभीषिका में मार दिया गया। जो रिश्तेदार बचे थे वहाँ पे उन्होंने भी मजबूरन अपना धर्म परिवर्तन किया और आज वहाँ किसी तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। और जैसा कि धिंगरा जी ने बताया कि ये बंटवारे की विभीषिका, युद्ध कभी किसी का भला नहीं कर सकते, मानवता के लिए ये सबसे बड़ा खतरा ही है। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण इस तरह के युद्ध होते हैं। तो आज हम सुन रहे हैं कहानियाँ उन लोगों से जिन्होंने 1947 में वो विभीषिका का दर्द सहा। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल BBC राजस्थान पर आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे YouTube, Instagram, X और Facebook पर आप इस कार्यक्रम को देखें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। और आप हमें और भी कुछ बताना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499, उस पर भी आप हमें अपनी बात बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट आपसे लेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन कहानियों को सुनने के बाद? हमने इस दिल दहलाने वाली दास्तान को अच्छे से सुना। जिन लोगों ने बचपन में, बहुत बचपन में, जिसमें पूरा याद भी नहीं है, उस समय के अपने अनुभव बताए, तो वाकई में जिन्होंने पूरी घटनाएं देखी उस समय जो अडल्ट थे, तो वो बहुत शर्मनाक, कभी भगवान करे ऐसा दोबारा कहीं पे भी नहीं हो ऐसा था। पर इस कहानी में मैंने अभी कई लोगों से बात करी तो कुछ अच्छे पहलू भी थे। जो समाज वहाँ था और जिन्होंने अपने हिंदुस्तानी भाइयों को वहाँ से मार मार के, कत्ल करके, लूट करके और यहाँ भेजा, उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे। जैसा मुझे बताया था कि अरोड़ा साहब के, तो इनके घर में दादा दादी और छोटे भाई को कत्ल कर दिया, पर ये जो 2 भाई बचे वो भी इसलिए बचे कि उनके घर की जो नौकरानी थी वो उनको लेकर के और दूर अपने नानी के घर पे चली गई, इसलिए बचे। हरभगवान जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई, दोबारा याद करने लायक है, कि किसी समाज में सब लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं। जहाँ बुरे लोग ज़्यादा थे वहाँ ये बहुत कत्लेआम हुआ, पर कुछ उनमें भी अच्छे लोग थे। तो हरभगवान जी का भी बता दें कि इनके दादाजी वो गांव में ही रह गए, क्योंकि वो गांव वाले मुसलमानों के सबके बहुत काम आते। किसी के कुछ पानी कहाँ निकलेगा ज़मीन में, किसी की चोरी हो गई तो जाके चोर पकड़ने में मदद करते। तो वो तो रह गए कि नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं रहूँगा। तो उसी गांव के जो दूसरे बुजुर्ग उनके मित्र थे, वो उनको समझाया कि नहीं, अब आप यहाँ मत रहो, माहौल ख़राब हो गया है, यहाँ आपको ज़िंदा नहीं रहने देगा कोई। तो उनको तैयार किया और फिर उनको ले जाना कैसे बड़ा मुश्किल था कि रास्ते में मार डाले। वो 4 आदमी तो उनके पक्ष में थे, पर वो दूसरे तो जो भीड़ आती थी ना उस समय, वहां तो अल्लाह अकबर का नारा लगाया और लूट लो काफिरों को, ये चलता था। तो बाकी लोग नहीं मारे, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े दिए, उनको टोपी पहनाई और मुसलमान बना करके ठेठ बॉर्डर तक आके छोड़ गए। एक और बहुत अच्छे सज्जन हैं, बांसवाड़ा की बहुत बड़ी शख्सियत है, भम्मानी साहब आप जानते, वो दुर्भाग्य से आज हमारे बीच में नहीं है। मेरी उनसे फ़ोन से बात हुई दिल्ली से, वो इन सब से बड़े थे, जो ये तीनों जने बैठे हैं ना, इनको तो आधा याद है, कुछ याद नहीं है, इन्होंने अपने उनसे सुना। भम्मानी साहब उस समय करीब 9 साल के थे, सन 47 में। तो वो तो सारा उनका क्या घर था वहाँ पे बता रहे थे कि हमारे यहाँ गुलकंद बनता था, गुलाब के ट्रक आते थे और कैसे हम पत्तियाँ अलग करती, मर में महिलाएं, उनके घर में 5 उनके चाचा और 4 भुआएं थी और 50-60 आदमी घर में रहते थे। बताते कि हमारे दादाजी, जिनको हम भाऊजी बोलते थे, उनका ये नियम था कि खाना सब साथ खाएंगे। 2 बहुएं नाश्ता बनाती, 2 बहुएं लंच बनाती और 2 बहुएं रात का खाना बनाती, पर खाना खाने का सबका ज़रूरी था। तो वो बहुत बताते रहे कि कैसा हुआ, पर उनका भी बताते हैं कि कुछ लोगों ने उनको साथ में रह के अपनी टोपी पहना कर, हाँ, उनके दादाजी का बता रहे थे उनके, वो जिस समय लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, दंगा फसाद शुरू कर दिया, हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया, तो वो अपने गांव में, उनका गांव बड़ा क्या शहर था, मुल्तान, बहुत प्रसिद्ध शहर है पाकिस्तान का, तो मुल्तान में कहीं और जगह गए हुए थे, तो उनकी फैक्ट्रियां थी, तो उनको सब जानते थे। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह तांगे में आने लगे, तो तांगे वाला बोला कि आपको तो अब घर कैसे ले जा सकते हैं, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, तो रास्ते में मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा फिर से क्या करें भैया। फिर उसने बहुत कहा कि ये मेरी टोपी है, जो मुसलमानी टोपी थी, ये आप पहन लो। और उनको कहा मैं तो इधर बैठूंगा और आप ये जो इसकी होती है ना, घोड़े की तांगा चलाते हैं तो घोड़े को पकड़ रखती है, जीन पे क्या होती है, लगाम,
ये लगाम आप पहनो और लगाम के सामने आपका चेहरा ढक जाएगा, और यूं करके वो मेरे को बचाता बचाता घर छोड़ गया। तो जो अच्छे लोग थे उनको हमारा प्रणाम है, और आगे के लिए ये है कि भाई सब में सद्बुद्धि आए और ऐसा दुखद दिन हमें फिर नहीं देखना पड़े। और एक बार फिर BBC राजस्थान का इन लोगों की कहानी हम सबसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने सुना डॉक्टर साहब से कि किस तरह से लोगों ने यहाँ सरवाइव किया, अब ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।